मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में लगभग 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। रणनीति बनाई जा रही है और जीत के लिए वादे गारंटी भी दी जा रही है। आज पटना में आरजेडी ने पिछड़ा अति पिछड़ा रैली की, जिसका नाम अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रखा गया और मंच से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और बीजेपी पर खूब हमले किए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर सीएम नीतीश को हाईजैक करने का आरोप लगा दिया। साथ ही सरकार बनने पर विधवा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1500 और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा भी किया, लेकिन नीतीश कुमार पर अति पिछड़ा वर्ग की अनदेखी का आरोप भी लगाया। ऐसा क्यों हुआ, यह भी समझाते हैं आपको। दरअसल बिहार में अति पिछड़ा वर्ग में 113 जातियां हैं, जिसकी आबादी 36% से भी ज्यादा है और अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव इस विधानसभा चुनाव में इसी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं और रैली के जरिए पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय को एकजुट करने की कवायद में। रैली के दौरान तेजस्वी यादव को सोने चांदी के मुकुट भी पहनाया गया, जिस पर सियासत भी हो रही है। एनडीए का आरोप है कि तेजस्वी के पिता यानी लालू प्रसाद ने अपने समय में अति पिछड़ा वर्ग का वोट लेने का काम किया, विकास कभी नहीं किया। पंचायती राज में आरक्षण देकर, स्कूल शिक्षा और साइकिल देकर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। अब सवाल है कि अति पिछड़ा के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया, लालू प्रसाद ने या फिर नीतीश कुमार ने? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे बड़े वोट बैंक अति पिछड़े वर्ग को अपने पाले में करने के लिए पटना में एक बड़ी सभा की। पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में अति पिछड़े समाज के बीच बोलते हुए तेजस्वी ने बड़ी बातें कही। कहा, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की मार सबसे ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोग झेल रहे हैं। आप मौका दीजिए, अति पिछड़ा को पिछली बार से ज्यादा सीट देंगे। आप 1 कदम चलेंगे तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। आप सब अति पिछड़ा समाज से हम कहना चाहते हैं कि पिछले बार हमने अति पिछड़ा समाज को टिकट दिया था, आने वाला 25 के चुनाव में उससे ज्यादा अति पिछड़ा समाज को टिकट मिलेगा। आप 1 कदम चलिएगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। आप 4 कदम चलिएगा तो हम 16 कदम चलने का काम करेंगे। चुनावी साल में अति पिछड़ा वोट बैंक पर सभी की नजरें हैं। दरअसल 2023 के कास्ट सर्वे के मुताबिक बिहार में 36% आबादी अति पिछड़ा वर्ग की है। नीतीश के लिए अति पिछड़ी जातियां मजबूत वोट बैंक रही हैं। बिहार में 113 अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का सवाल है, इसलिए तेजस्वी की नजर नीतीश के सबसे बड़े वोट बैंक पर है। जाहिर है, तेजस्वी की ताजा रैली और बयान के बाद सियासत तेज है। सत्ता पक्ष की ओर से तेजस्वी यादव को बार बार आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाकर अति पिछड़ों के लिए क्या कुछ किया गया, इसकी दुहाई दी जा रही है। कहने को तो हमेशा अति पिछड़ों की राजनीति करते रहे, परंतु जिंदगी भर कांग्रेस के साथ खड़े रहे। कांग्रेस जिसने मंडल कमीशन को रोका। माता राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तो अति पिछड़ा को पंचायतों के चुनाव में, निकायों के चुनाव में आरक्षण से वंचित करके उनको सम्मानित करने का काम किया गया। वाह तेजस्वी जी, उनको सम्मानित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। चुनाव से पहले अति पिछड़ी जातियों को लेकर सियासत गर्म है। मौजूदा एनडीए की सरकार और पूर्व के आरजेडी के शासनकाल में पिछड़ों को लेकर किए जा रहे दावों के बीच सवाल यही कि अति पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, अति पिछड़ा वर्ग का कौन सच्चा हितैषी? अति पिछड़ा वर्ग का सच्चा हितैषी कौन है? अति पिछड़ा के लिए किसने सबसे ज्यादा काम किया है? 2025 की लड़ाई अति पिछड़ा पर क्यों आई? अब की बार अति पिछड़ा किसके साथ? तेजस्वी की गुहार का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मधुबाला जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत।
मेरा पहला सवाल आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी आपसे, अति पिछड़ा समाज के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया, लालू जी ने या फिर नीतीश जी ने? दिनेश जी, मेरी आवाज मिल रही है? दिनेश जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नीरज जी, मेरा पहला सवाल अब आपसे है, सबसे ज्यादा काम किसने किया? निश्चित रूप से मैं अभी कुछ आंकड़ों के साथ आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं। आपको पता चलेगा कि किस तरह से मोदी जी ने और बिहार में नीतीश जी ने ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए काम किया। दरअसल राजद के लोग तो हमेशा इनको ठगते रहे। अब देखिए, जब राजद के शासनकाल में ईबीसी को मात्र 12% का आरक्षण था, जो कि पहले से लागू था। लालू यादव ने 1% भी इसको बढ़ाने का काम नहीं किया। वह तो जब एनडीए की सरकार बिहार में आई तो इसको 12 से बढ़ा के 18% किया गया, और उस 12% आरक्षण के नाम पर भी मात्र 5% नौकरियां उनको मिली थी। देखिए, चाहे एनसीबीसी के आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देना हो, 2018 में यह काम मोदी जी ने किया। ये सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक बड़ा ठोस कदम था। नीट और अन्य केंद्रीय परीक्षाओं में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण माननीय मोदी जी ने किया। इसके परिणाम स्वरूप 2021 से लाखों ओबीसी, ईबीसी, मेडिकल और अन्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का अवसर इनको मिला। 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ भी ईबीसी, ओबीसी को मिला। 2023 तक 51 करोड़ से अधिक जनधन खाता खुला। इसमें 55% से अधिक महिलाएं और 60% से अधिक ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के खाते हैं। इस कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। पीएम जनमन योजना के माध्यम से 24,000 करोड़ रुपए का निवेश आया, जिससे 10 लाख ईबीसी परिवारों का, ओबीसी परिवारों का भला हुआ। जातीय जनगणना मोदी जी के सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। ये लोग सिर्फ जातीय जनगणना के नाम पर राजनीति करते रहे। जब सत्ता में रहे, साझेदार रहे, लंबे समय तक केंद्र में भी लालू जी साझेदार रहे कांग्रेस के साथ में। क्यों नहीं एक बार उन्होंने आवाज उठाई? क्या उससे उनके मुंह में दही जम गया था? मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है, आवाज मिल रही है जी। क्या उनके मुंह में दही जम गया था कि उन्होंने एक बार भी आवाज नहीं उठाई और सिर्फ वोटिंग टूल्स की तरह उनका ये ओबीसी, ईबीसी हो, एससी, एसटी उनका इस्तेमाल करते रहे? पासी समाज की भी इन्होंने कुछ दिन पहले रैली की थी साहब। किसको नहीं याद है कि लालू जी ने तारीख कानून के नाम पर 10,000 पासी परिवारों पर मुकदमा करवा दिया था और 5,000 पासी परिवारों को जेल भेजा था। अगर आज कोई पासी युवा भाई हमारे सुन रहे होंगे तो उनको कहिए कि अपने माता पिता से पूछ ले वो क्या कारनामा लालू जी ने किया था। और पंचायती राज में 20% जो आरक्षण नीतीश जी ने बिहार में दिया, इस कारण से 2016 से 23 तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ साहब, 2.5 लाख से अधिक लोग ओबीसी, ईबीसी समाज के मुखिया, सरपंच और पंचायत के सदस्य बने। इन लोगों ने तो कुछ नहीं किया। इन लोगों ने उनके आरक्षण की हकमारी करने का काम किया। सिर्फ मुंह से आरक्षण आरक्षण बोलते रहे, लेकिन दरअसल उन्होंने उनकी हकमारी की। 2023 तक ईबीसी समाज का प्रतिनिधित्व 25% बढ़ा और राजनीतिक रूप से समाज एनडीए के शासनकाल में ही सशक्त हुआ। 2023 तक 5 लाख से अधिक ईबीसी और महादलित छात्रों को मुफ्त कोचिंग स्कॉलरशिप मिला। कर्पूरी छात्रावास का निर्माण करवाया गया, अंबेडकर छात्रावास का निर्माण करवाया गया। 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को, ओबीसी, ईबीसी महिलाओं को समाज के 10 लाख से अधिक एसएचजी से जोड़े गए। तब सैकड़ों इस तरह के काम में लिस्ट गिनाने बैठूंगा तो पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनको ठगने का काम किया। ठीक है, सामाजिक न्याय का ढोंग किया। दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी, आ रही है। दिनेश जी, आवाज आ रही है? तो फिर मैंने पहला सवाल आपसे किया था, चूंकि आप तक आवाज नहीं पहुंची, मैं एक बार फिर से अपना सवाल को दोहरा देता हूं। लालू जी ने सबसे ज्यादा काम किया अति पिछड़ों के लिए या फिर नीतीश जी, जो कि अभी नीरज कुमार जी ने तमाम आंकड़े भी दिए? कितना सहमत आप? दिनेश जी, आवाज मिल रही है? आंकड़ों के सामने इनकी बोलती बंद हो जाएगी साहब, नहीं बोल पाएंगे ये, छोड़ दीजिए। नहीं, वो नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही है, आंकड़ों की वजह से नहीं है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मधुबाला जी, जवाब दीजिएगा, सबसे ज्यादा काम किसने किया अति पिछड़ों के लिए? और चूंकि चुनाव है इसीलिए आज अति पिछड़ों की याद आ रही है आरजेडी को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबको, सिर्फ मैं नहीं कहना चाहूंगी किसको। और अभी जो आंकड़े गिनाए गए हमारे साथी के द्वारा, नीरज जी के द्वारा, मैं ये कहूंगी कि आखिर जब मंडल कमीशन आया तो क्यों सरकार गिरी और क्यों समर्थन वापस लिया गया, अगर ये इतने ही हितैषी थे तो। और मैं बिहार की बात करूं, 50%
रिजर्वेशन की बात है, तो अमेंडमेंट के बाद जो हमारी हिस्सेदारी बढ़ी, फिर बीजेपी के ही लोगों ने क्यों केस कर दिया और हाई कोर्ट ने क्यों इसमें स्टे लगा दिया। जो पिछले 6 महीने 8 महीने पहले आपने देखा होगा कि किस तरह की, हमारा एक ही मकसद है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो सवाल ये है जो आप ही सवाल कर रहे हैं, ये आवाज कम आ रही है। मैं फिर से कहूंगी कि ये जुमला बन के न रह जाए। नहीं, ये तो आप पर आरोप लगाते हैं कि मंडल कमीशन का विरोध आपने किया था, कांग्रेस ने किया था। मैं एक लाइन बोलूं? आप छोड़ दीजिए, जो सरकार उस समय मंडल कमीशन की फाइलों को दबाकर कांग्रेस ने रखा था। नीरज जी, और अपने हम टाइम लोगों पर ने मंडल कमीशन के कारण लालू सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया था। लालू यादव ने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, जिस कारण से कि हमने उनसे समर्थन वापस लिया था। ये आरोप सरासर गलत है कि मंडल कमीशन लागू। मंडल कमीशन के तो हम लोग समर्थक रहे शुरू से, और कर्पूरी जी की सरकार में मंडल कमीशन से पहले बिहार में जो सरकार भाजपा के समर्थन से थी, मधुबाला जी, वहां भी आरक्षण देने का काम किया हम लोगों ने। मंडल कमीशन मैं बोलने दीजिए, बोलने दीजिए नीरज जी, बोलने दीजिए। मैं भी आंकड़े दिखाती हूँ कि हमने जो अमेंडमेंट हमारा हुआ बिहार में जो हमारा अमेंडमेंट हुआ, उसमें बिफोर अमेंडमेंट जो हमारा 18% और अमेंडमेंट के बाद 25। मैं ये कहती हूँ कि आप 9th शेड्यूल में ले आइए इसको। 18% याद रखिए, आपने नहीं किया था। 18% बिहार में एनडीए की सरकार तब हुआ था। कोर्ट जो रिजर्वेशन को 50% रिजर्वेशन आपके समय में मात्र 12% था शुरू से, श्री बाबू के टाइम से। 18% तब हुआ जब एनडीए बिहार में शासन में आया। इसलिए इसको अपने पक्ष में आप मत लेकर के जाइए इस आंकड़े को। आप मैं जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो अमेंडमेंट जो हुआ, और उस अमेंडमेंट के हिसाब से आज जो इतना चिलपो मचा हुआ है और इतने हल्ले हंगामे हो रहे हैं, और आप जो समर्थक बने हुए हैं, तो क्यों आपके ही लोगों ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर के और इस मामले को रुकवा दिया? मुझे बता दीजिए। ये जब आप रियल में इस मामले पर कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये लागू होने दिया जाए। ठीक है, जेडीयू प्रवक्ता को भी चर्चा में लेकर आते हैं। इसके विरुद्ध में आपके लोगों ने ही केस किया है। बीजेपी हवाई बातें नहीं, संतोष जी आपके पास तब रखिएगा। अरविंद जी, सबसे ज्यादा काम किसने किया? कौन सबसे ज्यादा हितैषी है अति पिछड़ा वर्ग का? संतोष जी, निस्संदेह आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। आपके टीवी स्क्रीन पर चल भी रहा है। लेकिन उसको बताने के पहले मैं लालू जी से और तेजस्वी यादव से, राजद से सवाल मेरा है कि जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो देश में मंडल कमीशन के तहत आरक्षण लागू हो रहा था, और बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो लालू जी ने बिहार में मंडल कमीशन के तहत आरक्षण देने की घोषणा की, तो उसको प्रतिकार के रूप में आदरणीय तत्कालीन नेता नीतीश कुमार जी ने लिया और प्रतिकार किया कि मेरे रहते बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है। डर करके लालू यादव ने अपना पैर पीछे खींच लिया, जिसका नतीजा है कि आज तक बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण चला आ रहा है। जब लालू जी के राज में पंचायतों का 2001 में चुनाव हुआ, पटना हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देकर के आप चुनाव कराइए। लालू जी ने सुप्रीम कोर्ट में एलपीए लगा दिया और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को बिना आरक्षण दिए हुए चुनाव करा लिया। हमारे नेता जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, तो बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से आरक्षण दिया, स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया, एकल पदों पर आरक्षण दिया। लालू जी जब चीफ मिनिस्टर थे, राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, तो बिहार में न्यायिक सेवाओं में आरक्षण देने में असफल रहे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में न्यायिक सेवाओं में आरक्षण दिया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किया, जबकि लालू राबड़ी के राज में बरसों तक मांग होता रहा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ। बिहार में हमारे नेता ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग को उद्यमी बनाने के लिए 5 लाख रुपया का अनुदान और 5 लाख रुपया का ये ऋण देने का प्रावधान किया, यानी 10 लाख रुपया देने का प्रावधान किया अत्यंत पिछड़ा वर्ग को। लेकिन लालू जी के राज में उद्यमी बनाने की योजना कोई नहीं चलाई गई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार नौजवानों के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग परिवहन योजना चलाया गया,
उस परिवहन योजना के माध्यम से प्रत्येक पंचायतों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन हुआ। लालू जी के राज में यह नहीं हुआ। हमारे राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लागू किया गया, जिससे बड़ी संख्या में आज बीपीएससी यूपीएससी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र सफल हो रहे हैं। राज्य सरकार उनको पीटी पास करने पर 1 लाख रुपया यूपीएससी और बीपीएससी पास करने पर 50,000 रुपया देती है। यूपीएससी ये आरजेडी के सरकार में सारे योजना कोई नहीं लाई गई थी। और वही एक 10 सेकंड वही दूसरी ओर तेजस्वी यादव आज भाषण कर रहे थे कि सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा जेल में बंद है। अरे कौन से आंकड़े आप ला रहे हैं? पुलिस विभाग में किसी की जाति नहीं लिखी जाती है, धर्म लिखा जाता है। तो ये कहां से फेक आंकड़े ले आए? इनको बताना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जब विभाग में कोई जाति का वर्णन नहीं होता है तो कहां से आप जाति का आंकड़ा लिया है भाई? और जबकि इनके राज्य में सबसे ज्यादा नरसंहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग मारे गए, चाहे वो बथानी टोला नरसंहार हो, अभी तक आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, जो भी नरसंहार हुए जुड़े, उनकी आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसीलिए जुड़ नहीं पाए, नहीं तो ये सारी बातें मैं पूछता उनसे। लेकिन डॉक्टर मधुबाला बोलना चाहता हूं, नीरज जी अभी आऊंगा। इतना ही नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के जनक है बिहार में उनको आऊंगा। डॉक्टर मधुबाला जी, भारत रत्न देने के लिए नीतीश कुमार जी ने, जेडीयू ने अभियान चलाया और जेडीयू और नीतीश कुमार जी के अभियान से भारत सरकार ने उनको भारत रत्न से विभूषित किया। वही लालू यादव उनको कपटी ठाकुर कह करके संबोधित करते थे और विधानसभा में एक बार इच्छा व्यक्त किया कि मुझे गाड़ी नहीं है, लालू जी गाड़ी भिजवा दीजिए, तो उन्होंने उत्तर लिख करके दिया कि 2-2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं क्या? इस तरह से अपमान करने का काम लालू यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को किया है। हो रही थी, तेजस्वी यादव ने एक और महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि मुझे सीएम बनाइए, सुरक्षा नौकरी की गारंटी मैं देता हूं। क्या महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा मान लिया गया है? कांग्रेस का भी ओर से यह मान लिया गया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे? देखिए, ये तो नेतृत्व तय करेगी, इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा तो सकता। फिर तेजस्वी यादव हर मंच पर जाकर अपने आप को चेहरा क्यों घोषित करते जा रहे हैं और इस पर कांग्रेस आपत्ति क्यों नहीं जता रही? अभी हर जगह ये इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये नेतृत्व हमारा जो तय करेगा वो होगा। महागठबंधन की बैठकें हो रही हैं और लगातार उन बैठकों में जो तय होगा वो आपके सामने आ जाएगा आने वाले। आप दबाव में है तेजस्वी यादव के, आरजेडी के? कल महागठबंधन का महाबैठक नहीं, महानाटक होगा साहब, महानाटक। दबाव में नहीं है। तो फिर अगर दबाव में नहीं है, इसमें किस तरह से मधुबाला जी अगर दबाव में नहीं है तो तेजस्वी यादव हर मंच पर जाकर ये कह देते हैं कि अपने बेटे को तेजस्वी यादव को सीएम बनाइए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो फिर ये क्या चल रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है और सबको ये अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का। हर लोग इसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन गठबंधन के अपने भी कुछ नियम होते हैं, तरीके होते हैं। दबाव की बात आप कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि लगातार कांग्रेस जिस तरह से बिहार में उनको मान ही नहीं रहे नेता और मुख्यमंत्री का चेहरा मान ही नहीं रही है। अब इनके पास जवाब तो है नहीं। मुझे बोल लेने दीजिए। जिस तरह से हम लोग अभी लगातार हम और ये अब कहना कि हम उनके कोई किसी के दबाव में नहीं। ठीक है, आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी भी जुड़ रहे हैं, हमें राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अब ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी आवाज आ रही है दिनेश जी आप तक? जी आपकी आवाज आ रही है दिनेश जी? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। दिनेश जी, मेरा सवाल ये है कि अति पिछड़ा को लेकर आपने एक रैली की है जिसका नाम भी आपने रखा अति पिछड़ा को जगाओ, तेजस्वी को सीएम बनाओ। तो सबसे पहले यह बताइए कि अति पिछड़ा के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया? लालू प्रसाद यादव ने किया या फिर नीतीश कुमार ने किया? बिहार में अति पिछड़ा समाज के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई काम किया है तो पहले नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर आते हैं। उसके बाद अगर बिहार में किसी का नाम आता है तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। अति पिछड़ा को सिर्फ भागीदारी नहीं, 2-4 योजना का नाम बता दीजिए, 2-4 काम को गिना दीजिए। दिनेश पाल 2-4 नाम को आप गिना दीजिए। अरविंद जी अपने टर्न पर बोलिएगा।
आप बीच में मत बोलिए। आप याद अरविंद जी अब कीजिए। पर बोलेगा। ये गलत आप बोलेंगे, मैं याद सुनने के लिए कीजिए, बैठा हूँ जिस क्या? समय अति पिछड़ा के 2-4 नाम गिना, 2-4 योजना का उसके बाद समय मिलेगा ना अरविंद जी आपको काउंटर क्वेश्चन करने का। में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोई ऐसा काम किया गया है? अरविंद जी आपको टाइम मिलेगा बाद में काउंटर क्वेश्चन करने के लिए। मैं काउंटर क्वेश्चन करने के लिए बैठा मैं हूं। गलत सुनने के लिए बैठा हूँ क्या? आप मेरी डिबेट खराब कर रहे हैं अरविंद जी। नहीं बैठा हूँ अरविंद जी आप मेरी डिबेट खराब कर रहे हैं। इनसे उत्तर आप दूसरे को पूछिए, सुनेंगे नहीं, आप अपने बोलते रहेंगे। नहीं इनसे उत्तर पूछिए ना। कोई अरविंद जी योजना की के नाम अरविंद जी की पूछिए आवाज ना। को कम कर दिया जाए। दिनेश जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, अति पिछड़ा की आप जब बात करेंगे, तुलना करेंगे, तो अब देखिए उस समय कि जिस समय अति पिछड़ा की कई जातियां हैं जो राजनीति में बिल्कुल शून्य थी, उन जातियों की एक साथ 6 MLC बनाना, और उसमें ताती जाति, उपाल जाति, उसमें कुम्हार जाति, जिन जातियों की कहीं दूर दूर तक राजनीतिक भागीदारी नहीं थी, लालू जी ने उनको भागीदारी दी और उनके अंदर राजनीतिक चेतना आई। आज तक अब जो पाल जाति की बात की, आजादी के बाद से, और आज तक एक भी कोई विधान सभा या विधान परिषद में नहीं गया। अगर कोई गया एक तो वो रामकरण पाल जी गए थे, लालू जी ने भेजा। उस तरह तमाम लोगों को विधान परिषद में भेजते रहे और उनको विधानसभा में भागीदारी देते रहे। तो इसके साथ साथ जो सामाजिक संरचना थी, जहां उनको सर उठा के जी नहीं सकते, सम्मान नहीं था, वो लालू जी दिया। और अभी तेजस्वी जी का अब देखिए 17 महीना में जो आप देखे कि किस तरह से वो जो जाति जनगणना को लेकर जो सर्वे कराए, नीतीश जी से दबाव देकर करवाते हैं। हाँ, उसके बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ा, क्रेडिट जीवी 25% देश में राहुल गांधी क्रेडिट जीवी, बिहार में तेजस्वी को बात यादव कर रहे हैं। नीतीश अगर सच में करना होता तो नवीन सूची में डालने के लिए दबाव डालते हैं। इनके में हिस्सा है, ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं, उनकी नीयत सही नहीं है। दिनेश जी जब 2004 में जब राबड़ी जी की सरकार थी और जब एकल पद पर आरक्षण देने की बात आई थी अति पिछड़ा को, तो उसके खिलाफ कौन लोग गए थे कोर्ट में? वही नीतीश जी के लोग गए थे। दिनेश जी मेरा सवाल यह है कि आरजेडी अब तक ये कहती आई है कि वो A to Z जातियों की राजनीति करती है, और चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए तो अब आप अति पिछड़ा भुइयां समाज सम्मेलन कर रहे हैं, अति पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। अचानक से जातियों की राजनीति कैसे करने लगे? अब A to Z की राजनीति नहीं कर रहे आप? कब कहा कि A to Z की राजनीति नहीं कर रहे हैं? वो अभी अब ये जो जितने प्रकोष्ठ हैं पार्टी के, सभी प्रकोष्ठ का बारी बारी से सम्मेलन हो रहा है। इससे पहले हुआ प्रकोष्ठ का हुआ था, और A to Z की बात हमेशा कर रहे हैं। आज ऐसा नई बात नहीं है। और आप याद कीजिए, A to Z की राजनीति है राष्ट्रीय जनता दल की। जो सम्मेलन हुआ था यही वो इनका पहले से भागीदारी है और समाज के प्रति उत्थान करने का नजरिया जो आज तक देश की इकलौती पार्टी है जो अपने संगठन में भी आरक्षण लागू की है, और उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है अरविंद जी, अब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। अब समय दे रहा हूं मैं, बीच में फिर बाद में टीका टिप्पणी ना कीजिएगा। जी अरविंद जी, देखिए इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। अभी इनको मैं बताऊं कि पिछले बार इन्होंने श्रीमती उर्मिला ठाकुर जी को विधान परिषद का सदस्य बनाया है, या कटपिस उनको प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। उसके आगे मैं नहीं कहूंगा। कटपिस राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और बिहार का अति पिछड़ा समाज जानता है कि मैं कटपिस प्रतिनिधित्व में क्यों कह रहा हूं। इस प्रकार के इनके प्रतिनिधित्व होते हैं, जो कटपिस होते हैं इस प्रकार के। अब दूसरी बात, ये जो झूठा स्वांग रच रहे हैं, कोई भी अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए किया गया काम राजद सरकार में हो तो बताया। जब पंचायतों में आरक्षण देने की बात कही गई तो लालू राबड़ी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, और बगैर सुप्रीम कोर्ट के कोई डायरेक्शन आए हुए पटना हाई कोर्ट ने जो कहा था कि आरक्षण देकर के चुनाव कराइए, चुनाव करा लिया। इनके पास नजरिया नहीं है, इनके पास अति पिछड़ा वर्ग के लिए कोई काम का इतिहास नहीं है, तो ये सिर्फ राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और सरकार में आने के लिए ये बेचैन है तेजस्वी यादव। इससे ज्यादा कुछ। और मैंने आज चैलेंज किया था, दावा किया था, उनसे डिमांड किया था तेजस्वी यादव से कि अगर अति पिछड़ा वर्ग से इतना ही प्रेम आपको है तो आज के सम्मेलन में घोषणा करिए राजद की ओर से कि अगले विधानसभा चुनाव में राजद की ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होगा। लेकिन आज उन्होंने ऐसा कोई घोषणा नहीं किया, सिर्फ दिखाने। डॉक्टर दिनेश जी घोषणा करेंगे आप? जैसे ही अपने पार्टी से क्यों नहीं घोषणा करवा दे रहे हैं कि नीतीश जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको हटाकर अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बना दें। आप याद कीजिए, अगर बिहार में आरक्षण अति पिछड़ा जो कर्पूरी ठाकुर के जो थे उनके राष्ट्रीय जनता दल के पास परिवार के अलावा कोई उम्मीदवार है क्या?
राष्ट्रीय जनता दल के पास परिवारवाद से अलावा कोई हट करके है क्या? और नगर निगम में जो अत्यंत आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग के लिए कोई नाम है क्या? हो जा रहा है, जो बाद परिवार में के अलावा जो कोई नाम है क्या? अति पिछड़ा वर्ग परिवार लाए के हैं। अलावा लालू जी और आज तेजस्वी जी ने मंच पे कहा कि हम जाति जनगणना अगर होता है और आंकड़े आ जाते हैं, उसके बाद हम विधानसभा और संसद के एमपी एमएलए दोनों में अति पिछड़ा के आरक्षण की मांग कर रहे हो। और उन्होंने यह भी कहा पिछली बार भी अति पिछड़ा को अधिक सीट दिए थे, इस बार और अधिक सीट देंगे। ठीक है नीरज जी को स्क्रीन पर लेकर आया जाए। नीरज जी, मेरा सवाल आपसे है, आपको आवश्यक है, एक तरफ तेजस्वी यादव पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर डेटा मांगा जाता है तो शायद वो डेटा दे नहीं पा रहे हैं, और तीसरा ये कि वो अपना चेहरा खुद घोषित किए हुए हैं महागठबंधन की ओर से, उनका चेहरा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला। है ना, इसका नेता तय है, न नीति तय है, और ना इसमें स्थिरता है। और बिहार चाहती है कि स्थिर सरकार जिसका नेता नीति नहीं स्पष्ट हो। ये नॉन बंधन वाला गठबंधन है, इनका आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं, कोई बंधन नहीं। अब मैं एक बताता हूं आपको, तेजस्वी यादव जी आज कर रहे थे अति पिछड़ा रैली, और क्या किए जनाब, सोने और चांदी का मुकुट पहन रहे थे। इनका परिवार का तो सिद्धांत ही रहा है कि जहां धन मिले लूट लो। अब बताइए, पारसी समाज से चांदी का मुकुट पहन रहे थे कुछ दिन पहले, अति पिछड़ा समाज से वो सोने और चांदी का मुकुट ले रहे थे। शर्म नहीं आती इनको? अति पिछड़ा समाज है वह, दरअसल धन बहाना इतिहास है। संतोष जी, चांदी और सोने का मुकुट जी कम से कम अपना पुराना इतिहास अपने प्रवक्ता को तो कम से कम सुन लीजिएगा। सुन लीजिए, दरअसल धन बटोरना ही मुझे भी 10 सेकंड दीजिएगा। सिद्धांत है, लालू परिवार का एकमात्र सिद्धांत है कि जहां से धन मिले दोनों हाथ से बटोरो। देखा होगा आपने कैसे तेजस्वी यादव जी सोने के मुकुट को दोनों हाथ से पकड़ रहे थे इस तरह से। यही काम इनका है, राजनीति माने का इनका मकसद भी यही है कि राजनीति को उन्होंने धंधा बना के रख दिया है। फिर ये बात करते थे कि जगाओ रैली है, दरअसल ही जनता को सुलाए रखना चाहते हैं, धोखे में रखना चाहते हैं, सामाजिक न्याय का ढोंग करते हैं। असल सामाजिक न्याय मोदी जी का हो रहा है। मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर मधुबाला जी। तेजस्वी यादव पर तो ऑलरेडी सीक्वेंस जुड़ जाएगा। ठीक है, जल्दी से अपनी बात को जुड़ जाएगा, जल्दी से अपनी बात को करिएगा। ये चांदी के सोने मुकुट का पुराना इतिहास लालू और जनता दल के काल में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को का है। रमई राम बिहार के अध्यक्ष थे, उनको सोने का मुकुट मिला था और लालू जी ने डिमांड किया तो रमई राम ने देने से इनकार कर दिया, तो दिनकार के बाद उनको अध्यक्ष पद से रुष्कत कर दिया गया लालू जी के द्वारा, और फिर अभी वही सिलसिला जारी है, सोने का मुकुट चांदी का मुकुट। ये कोई नई बात नहीं है नीरज जी, आप भी जान लीजिए और दर्शकों को भी जानने दीजिए। रमई राम जी से शुरुआत हुआ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को और लालू प्रसाद जी को सोने चांदी के मुकुट लेने का और पहनने का इतिहास रहा है। ठीक है डॉक्टर मधुबाला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि दोनों के जो चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, वो दोनों चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। और दूसरी तरफ अगर इस तरह की तस्वीरें आती हैं, चांदी का मुकुट सोने का मुकुट। देखिए, जननायक राहुल गांधी जी के बारे में अगर कह दिया जाए तो उस परिवार ने जो त्याग किया है, जो बलिदान किया है, ये किसी को नहीं दिखता। चाहे आप हमारी जवाहरलाल नेहरू जी से देख लीजिए, अभी तो एकमात्र जुमला है, अभी आप सोने और चांदी के मुकुट की बात कर रहे हैं, और क्या हुआ, ये 10 लाख और 2 लाख के सूट पहनकर, और अभी जो पूरे देश में एक पूरा आतंकवाद के दौर से गुजर रहा है, और यहाँ फिर अपने मित्र अडानी जी को प्रमोट करने के लिए केरल में किस तरह से और बिहार में, तो सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होगा, ये कह देने से नहीं होगा। और यहाँ पे बस 2 ही लोगों को लेकर के देश में कुछ नहीं रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी हद तक जा सकते हैं अडानी जी को प्रमोट करने के लिए और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे ज्यादा बेशर्म स्थिति क्या हो सकती है कि पूरा देश रो रहा है। और अरविंद जी जवाब दीजिएगा। अरविंद जी, नीरज जी प्लीज, अरविंद जी उसके बाद दिनेश जी आपके पास आ रहा हूँ। अरविंद जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। मधुबाला जी, एक तो महिला है, यही तो मानसिकता है ना, एक महिला है आपके बीच में और उसको मिला है तो उसको बोल लेने दीजिए। आपने जो आरोप लगाए जवाब ले रहे हैं। अरविंद जी जवाब दीजिएगा मधुबाला जी का। देखिए,
इस देश में सबसे ज्यादा पिछड़ों के अधिकार का हनन कांग्रेस परिवार, नेहरू गांधी परिवार ने किया है। नेहरू जी ने काका कालेलकर आयोग का गठन किया पिछड़ों को ठगने के लिए। जब काका कालेलकर आयोग ने देश में घूम घूम करके रिपोर्ट सौंप दिया, पंडित नेहरू ने रद्दी की टोकरी में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को फेंक दिया। जब मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल साहब ने देश भर में घूम घूम करके मंडल आयोग के रिपोर्ट को सौंपा भारत सरकार की ओर, तो इंदिरा गांधी जी ने रद्दी की टोकरी में उस आयोग को के रिपोर्ट को फेंक दिया। बीपी सिंह जी की सरकार बनी जिसमें नीतीश कुमार जी कृषि राज्य मंत्री थे, तो देश में पहली बार पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार मिला। यह है कांग्रेस पार्टी का इतिहास। आजादी के साथ माने आज 78वें वर्ष में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें 60 वर्ष कांग्रेस राज किया। 60 वर्षों में जाति जनगणना नहीं हुआ और राहुल गांधी जी देश से माफी मांगते हैं और कांग्रेस पार्टी की बैठक में कहते हैं कि हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेसियों से भी गलती हुई है, हम लोगों से भी गलती हुई। अरे भाई, कांग्रेस की बैठक में माफी मांगने के बजाय देश की जनता से राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार माफी मांगे पिछड़े वर्ग के लोगों से, दलितों से, कि हमारे पुरखे ने, हमारी पार्टी ने गलतियां की है, अब नहीं करेंगे। ऐसा माफी मांगने से कौन आपको रोक रहा है? डॉक्टर दिनेश जी, मेरा सवाल ये है, बचा रहा है? बचाने और रोकने वाले भी। डॉक्टर दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अति पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था और उसमें तेजस्वी यादव चांदी का मुकुट पहनते हुए नजर आए, जिस पर अब सत्ता पक्ष आपत्ति जता रहा है। सोने का भी मुकुट। जी दिनेश जी, देखिए, पहले तो अभी जो जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे, हमको बीपी मंडल याद आ रहा था, बीपी मंडल साहब का। अब याद कीजिए, जब बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा को आरक्षण लागू किया था, तो किन लोगों ने गाली दिया था उनको? जब बीपी मंडल साहब ने आयोग रिपोर्ट को बीपी सिंह साहब ने लागू किया देश में, तो किस पार्टी के लोगों ने घूम घूम कर कमंडल यात्रा निकाल रहे थे और देश में सांप्रदायिक दंगा भड़का रहे थे? अरविंद जी अपने टाइम पर, अरविंद जी अपने टाइम पर, आप याद कीजिए, अब उनको बात उनको बच नहीं रही है कि पिछड़ा के लोग चांदी और सोना यूज नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। अरविंद जी अपने टर्न पर बोलिएगा। हो रहा है और स्नेह से उसको भेंट कर रहे हैं, तो उन्हें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? उन्हें स्नेह से वो अपनी संपत्ति। डॉक्टर दिनेश की मुश्किल से तो आवाज आ रही है अरविंद जी, ऊपर से आप उनको इंटरप्ट करने लगते हैं, वो भी आवाज नहीं आती। दिनेश जी बोलिएगा। जी वही बोल रहे हैं कि अब उनको ये पसंद नहीं है, उनको चाहते हैं कि आज भी अति पिछड़ा समाज का लोग। नहीं, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि अति पिछड़ा वर्ग का ये पूरा कार्यक्रम था जिसमें सोने चांदी के मुकुट पहनते हुए नजर आ रहे हैं। कितने मुकुट आप कहाँ देख लीजिए सोने चांदी के? तस्वीर इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रही है। अब एंकर झूठ बोल सकता है, तस्वीर कैसे झूठ बोलेगी? हम देखिए, हम शुरू में इससे पहले क्या बोला आपको कि क्या ये लोग, इनको पच नहीं रहा कि अति पिछड़ा समाज का लोग भी सोना चांदी उपयोग करे, पहने, वो देखे, वो भेंट करे किसी को। अति पिछड़ा समाज के लोग चाहते हैं आज भी वो खटिया चरपाई पर न बैठ पाए, वो आज भी सर उठा के न चल पाए, नया कपड़ा न पहन पाए, जूता पहन के घर न घूमे, आज भी वो चाहते हैं सामंती दौड़ रहे। लालू जी ने 90 के बाद ही हटा दिया था, आज वो नहीं दिया, उसको ठगता रहा। वो तो एनडीए की सरकार बिहार में आई तो उसका आरक्षण 12% से बढ़ा करके 18% किया गया। और से आते थे, किस वर्ग से आते थे? सरकार में नहीं हुआ। अरे पूछ लीजिए, संतोष बाबू पूछ लीजिए। 12 से 18 जब तक बड़ा था आरक्षण, उस समय राबड़ी जी की सरकार, राबड़ी जी ने बढ़ाया। सब लोग बोल लिए, सब लोग बोल लिए। अब मेरा जिससे सवाल था उनसे जवाब ले लूं, डॉक्टर दिनेश जी से जल्दी से, समय खराब होता जा रहा है। दिनेश जी जी बोलिए। सवाल मेरा ये था कि मुकुट को लेकर अब जो सत्ता पक्ष है वो जो सोने चांदी के मुकुट पहनाए गए हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष और आपत्ति जता रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अति पिछड़ा वर्ग का कोई विकास नहीं किया, दूसरी तरफ चांदी का सोने का मुकुट भी पहनाया जा रहा है, और तीसरी तरफ आप उनके ही विकास की दावे कर रहे हैं, बात ही कर रहे हैं। अब देखिए, जो भाजपा बोल रहे हैं, भाजपा के लोग, बताए ना कितने लाख का कोट पाते हैं उनके साथ। कौन उनको कोट जब गिफ्ट मिला तो स्वीकार किए कि नहीं किए?
अति पिछड़ा के समाज के लोग अगर सोना चांदी अगर पहनने लगे तो पेट में काहे दिक्कत आ रहा है? आप फिर बोलने लगे बीच में। अगर वो सोने चांदी पहनने लगे वो थोड़ा उनका भी सम्मान जगह और वो समर्पण के साथ स्नेह से भेंट कर रहे हैं तो नेताजी स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? ठीक है नीरज जी, अब बोलिएगा, अपने टर्न पर बोलिएगा, समय कम है, संक्षिप्त में सबके जवाब लेना है, बोलिएगा नीरज जी। जी, माननीय मोदी जी को जो आरोप ये लगा रहे हैं, जो भी कुछ गिफ्ट मिलता है चाहे महंगा हो या सस्ता हो, उसकी नीलामी की जाती है और उस पैसे को गरीबों के विकास में लगाया जाता है, उनके उद्धार में लगाया जाता है। कई एक बार यह खबर कई समाचार चैनलों में चला है, आपके यहाँ भी चला है। ये घर में लपेट कर बैठने वाले हम लोग नहीं है, लेकिन ये तेजस्वी यादव जी आज इसी करारनामे पर वहां गए थे, उस रैली में, अति पिछड़े की रैली में, जिनको ये लोग अछूत मानते हैं लालू परिवार, इसी करार पर गए थे कि वहां सोना चांदी का हमको मुकुट दोगे, इतना पैसा दोगे, रकम दोगे तभी हम आएंगे। और उसी करारनामे पर ये गए थे। आप याद करिए ना, लालू यादव जी कांग्रेस पार्टी में एक बार गए थे, वहां भी इसी करार के साथ गए थे कि हमको सोने का मुकुट पहनाओगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ धन लोलुपता, सत्ता लोलुपता, इसी में ये लोग अंधे हैं। और इतना ही काम इनका रह गया है कि जहां से धन मिले धन को लपेटो। तभी तो पिताजी इनके बेल पर है, ये भी बेल पर है, पूरा परिवार इनका बेल पर है, और देश में राहुल गांधी का पूरा परिवार बेल पर है। किससे छिपा हुआ है ये भ्रष्टाचारी दुराचारी लोग, जिनके शासनकाल में बिहार में अपराध बढ़े, दंगे बढ़े, सैकड़ों नरसंहार हुए, उसकी बात क्यों नहीं करते? तेजस्वी यादव जी आपराधिक आंकड़े तो झूठे मूठे बढ़ा चढ़ाकर जारी करते हैं, अपने माता पिता के समय के आंकड़े साथ क्यों नहीं जारी करते? हर तरह का अपराध भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बिहार में गिरा है। डॉक्टर मधुबाला जी 30 सेकंड आपके, अपनी बात को रखिएगा जल्दी। जी, बहुत आसान है ये आरोप लगा देना जननायक राहुल गांधी की बात। मैं फिर से कहूंगी कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो पूरे देश में किसी पार्टी का नहीं है। नहीं, जो तस्वीर है उस पर भी कुछ बोल दीजिएगा, जो तस्वीर अभी नजर आई है स्क्रीन पर। अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत वादे किए थे इन्होंने बिहार के लिए। वो आए थे पिछले चुनाव में तो उन्होंने कहा था 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दूंगा, मिल गया 15 लाख रुपए आगे सबके खाते में। चीनी मिल 40% की बात की थी और उसी चीनी से चाय पीने की बात कही थी। और आज आप देख लीजिए वो अब मखाना, वो नए उनके जुमले जो हैं वो चलते रहेंगे, जनता ठगी जाएगी। और ये अब डर गए हैं कि इस बार के चुनाव का जो परिणाम है वो बदलने वाला है, इसलिए इस तरह की बातें। ठीक है, दीजिए ना, खाली गोल गप करने से नहीं होगा ना मैडम। आखिरी 30 सेकंड आपके। ऐसा है कि अभी कांग्रेस कोटे से देश के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको भारत और दुनिया भर में जो उपहार मिले थे और भारत सरकार की ओर से उनको कहा गया कि आपको जो उपहार मिले हैं वह उपहार भारत सरकार को आप रिटर्न कर दें, तो उन्होंने रिटर्न करने से इनकार कर दिया। देश के मीडिया में यह खबरें छपी थी, सारे लोग जानते हैं कि वह कौन राष्ट्रपति रही हैं। ऐसे कांग्रेस का इतिहास रहा है। और वहीं दूसरी ओर बिहार में जो महागठबंधन है, महागठबंधन के पास न कोई नीति है, न सिद्धांत है, न नियत है, न चेहरा है, सिर्फ सत्ता में कैसे आए इसके लिए वहां प्रतियोगिता चल रहा है। उस प्रतियोगिता में आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। हम लोग बिहार की जनता के लिए काम करते हैं, बिहार के लोगों के लिए काम करते हैं और बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में कैसे आए इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार 24 घंटा काम करते हैं। ठीक है, आखिरी 1 मिनट दिनेश जी आपका है। उसमें मेरा सवाल यह भी ऐड है कि अभी तक महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, इसका ऐलान नहीं किया गया है। उसके बावजूद तेजस्वी यादव अब अति पिछड़ा सम्मेलन में भी पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने यह कहा कि अपने बेटे को सीएम बनाएं। बोल रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता अपराध की बात कर रहे थे और जब हमारे नेता ने तमाम अपराध जारी किया, लिस्ट सूची जारी किया। और अब मुख्यमंत्री के गृह जिला में एक महिला के पैर में किस तरह से कील ठोके गए थे, जिससे पूरा बिहार नहीं पूरा देश शर्मसार हुआ और अपराध की बात कर रहे हैं। आप जैसे जो समन्वय समिति बीच में क्यों बोलते हैं भाई? बीच में क्यों बोल रहे हैं बार-बार? क्या बोलते हैं आपका नेता जैसे बीच में हाथ जोड़ के पैर पकड़ते रहते हैं। ठीक है, समय की कमी, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनावी साल है और आखिरी 6 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, और ऐसे में अपने अपने दावे, अपने अपनी रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव पहुंचे थे अति पिछड़ा
सम्मेलन में, जहां पर उन्होंने खुद को सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश भी किया और अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन हासिल करने की भी कोशिश की। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62, मेरी सहयोगी